गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। ये जो आज का टॉपिक है, अभी जी जो टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के चैप्टर नंबर 2, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड हो, उनका चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसमें उनको पढ़ना है गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, किसी भी वस्तु या पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई पिंड है, उसका गुरुत्व केंद्र वह होता है जिस पर उस वस्तु या पिंड का पूरा भार केंद्रित होता है। वह जो केंद्र होता है जिसपे उस वस्तु का पूरा भार केंद्रित होता है, वह कहलाता है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब पूरे के पूरे बॉडी में एक और केवल एक ही ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे उस बॉडी का जो पूरा का पूरा मास है वो केंद्रित होता है, कंसंट्रेटेड होता है। अगर उस पॉइंट को पकड़ के अगर उस वस्तु को अगर उठाएंगे तो वस्तु बैलेंस्ड वे में आराम से ऊपर उठ सकती है, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा मास क्या है, केंद्रित है। और केंद्र से अगर किसी चीज को उठाएंगे तो कहीं पे अनबैलेंस नहीं होगा। अभी नहीं आया? ठीक है। तो हमने यहाँ डिफिनीशन में बहुत ही इजीली, ताकि किसी को भी अगर ये वीडियो मिस हो जाए तो ये पीपीटी पढ़ के भी वो आसानी से समझ सकता है। क्या समझ सकता है? किसी भी वस्तु या पिंड का गुरुत्व केंद्र वह होता है जिस पर उस वस्तु या पिंड का पूरा भार केंद्रित होता है। पिंड या वस्तु का वह केंद्र, कौन सा केंद्र? जिसपे उस पिंड या वस्तु का पूरा भार क्या होता है, केंद्रित होता है, वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कोई वस्तु है, उस पर केवल कोई एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जहां धागा लगाकर उसे यदि उठाया जाए तब पूरी वस्तु संतुलित अवस्था में उठती है। क्योंकि कहां से उठा रहे हैं? जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट से अगर उठाएंगे तो बॉडी क्या होगी, काफी बैलेंस्ड होगी। ठीक है। हाँ, दीक्षा है। ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपनी उंगली पे घुमा लेता है। ठीक है। जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है वो उंगली पे गेंद को घुमा लेते हैं। कैसे घुमा लेते हैं? कोई जादू नहीं होता है, कोई जादू नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, गेंद पे वैसे बिंदु कौन सी बिंदु, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन से पास कर रही है। ठीक है। उस लाइन से गुजर रही है, उस पे जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है उस गेंद के, उस पॉइंट पे उंगली रखते हैं। और जैसा कि मैं बताया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफिनेशन ही, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो लाइन होगी उसमें बॉडी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो आसानी से वो उंगली पे क्या रख के बॉल को घुमा सकता है, बॉल गिरती नहीं। क्यों नहीं गिरती है? कि पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड मास जिस पॉइंट को पकड़ा है उस पे है। तो इस चीज को काफी समझना है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका हाँ, द्विआयामी आकृति, मतलब 2 डायमेंशनल। अभी एक लोग और ज्वाइन किए। हाँ, ठीक है। द्विआयामी आकृति जैसे में क्या क्या है एग्जांपल में आपका, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है। में क्या होता है, केवल क्षेत्रफल होता है, यानी ओनली एरिया कंसिडर होता है, इनमें कोई मास कंसिडरेशन नहीं किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ आप आराम से देख पा रहे हैं अब, द्विआयामी आकृति जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त में केवल क्षेत्रफल होता है लेकिन कोई द्रव्यमान नहीं है। ऐसे द्विआयामी आकृति ऐसे द्विआयामी आकृति में हम क्या करते हैं, के क्षेत्रफल केंद्र को सेंट्रॉइड के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या है कि जो सेकेंड डायमेंशनल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है,
सर्कल है जिसको हमने हिंदी में लिखा है यहाँ पे कन्वर्ट करके, आपका त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, और भी कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी हो, जिसमें क्या कंसीडर होता है, सिर्फ और सिर्फ एरिया, क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल कंसीडर होता है, उसमें मास का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। उनमें जो क्षेत्रफल का जो केंद्र होता है, एरिया, पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे केंद्रित होता है, जैसे अभी हम पहले एग्जांपल में क्या बता रहे थे कि मास जहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, मतलब 2 चीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आपका सेंटर ऑफ मास, 2 चीज को बोला जाता है, ठीक है, केंद्रक बोला जाता है या आपको गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोला जाता है। दोनों क्यों बोला जाता है, एक जगह क्या होता है, 2 डायमेंशनल बॉडी में पूरा का पूरा एरिया वहां पे कंसंट्रेटेड है, एरिया का एक केंद्र है, वो यहाँ पे बोल रहा है द्विआयामी आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त में केवल क्षेत्रफल होता है लेकिन कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ऐसे द्विआयामी आकृति के क्षेत्रफल केंद्र को, जो उसका क्षेत्रफल का केंद्र होता है, उसको केंद्रक के रूप में, सेंट्रॉइड के रूप में जाना जाता है। यही है सेंट्रॉइड। द्विआयामी आकृति को खोजने की विधि, किसी द्विआयामी आकृति को खोजने की विधि वही होती है जो कि हमको किसी सॉलिड बॉडी में, किसी पिंड में उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र खोजने की हम जैसे निकालते थे, वही सेम प्रोसेस इसमें भी हम आजमाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में बहुत जगह आपको एक दूसरे के लिए कहीं केंद्रक यूज किया है, कहीं गुरुत्वाकर्षण केंद्र यूज किया है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई किसी को ये नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें होना ही नहीं है। मतलब आप सेंटर ऑफ मास बोले, सेंट्रॉइड बोले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले, इस सारे के सारे चीज क्या है, एक है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, आगे स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें ज्यामितीय विचारों द्वारा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ठीक है, कैसे हम गुरुत्वाकर्षण का केंद्र निकालते हैं। हर जैसे कि बताएं कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि सबका डायमेंशन अलग अलग है। जब डायमेंशन अलग अलग है तो उसकी सेंटर क्या होगा, अलग अलग होगा, उसका मास या उसका जो एरिया होगा, उसका कंसंट्रेशन पॉइंट अलग अलग होगा। इसी कारण हमने कुछ 4, 5, 6 बॉडी का यहाँ पे जिक्र किया है, सबका जिक्र कर पाना संभव नहीं है टाइम के अनुसार, तो बाकी का आप देख सकते हैं। जैसे क्या है, यूनिफॉर्म रॉड, जो आपका यूनिफॉर्म रॉड होता है, सिंपल जो रॉड दिखता है, यूनिफॉर्म रॉड कहने का क्या मतलब है कि रॉड एक सिरा से दूसरे सिरा तक पूरा का पूरा डायमेंशन क्या होगा, उसका एक होगा। बीच में ऐसा नहीं कि कहीं पे किनारे पे डाया कुछ और है, बीच में डाया कुछ और है, डाया मतलब क्या, उसका व्यास, वो बीच में कुछ अलग है, किनारे पे दूसरे किनारे पे कुछ अलग है, नहीं, तो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा का पूरा डायमेंशन क्या है उसका, यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो ऐसा अगर कोई रॉड है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है वह उसके कहाँ, मध्य बिंदु में होता है। कहाँ होता है, उसके मध्य बिंदु में। ये जो हमने लिखा है ये मध्य बिंदु में लिखा है, मध्य बिंदु पर होता है। ऐसे किसी यूनिफॉर्म रॉड को आप लीजिए और उसका मिडिल पॉइंट आप मेजर कर लीजिए और उसके मिडिल पॉइंट पे एक धागा बांधिए, उसको उठाइए, आप देखेंगे रॉड काफी आसानी से उड़ जाएगा, ना दूसरे किनारे पे झुकेगा ना पहले किनारे पे झुकेगा। क्यों, क्योंकि आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसका पॉइंट है वहां से उठा रहे हैं, सेंट्रॉइड से उठा रहे हैं। तो ये काफी बैलेंस्ड होता है, मतलब पहले ही बताए हैं कि अगर सेंट्रॉइड से किसी चीज को उठाएंगे तो पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। ठीक है, फिर आता है आपका एक आयत या एक समानांतर चतुर्भुज ले लीजिए, का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उस बिंदु पर होता है जहां जहां क्या, इसके विकर्ण, आयत या एक समानांतर चतुर्भुज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उस बिंदु पर होता है जहां इसके विकर्ण एक दूसरे से मिलते हैं। विकर्ण समझते हैं आप लोग, सभी लोग विकर्ण समझते होंगे, हमें नहीं लगता कि विकर्ण समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो विकर्ण जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वह जो पॉइंट होता है वह पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे आपको यहाँ पे हम दिखा भी दे ड्रॉ करके, बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए आपका ये एक आयत है, और ये है पहला विकर्ण इसका। विकर्ण मतलब क्या, आयत के 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा, कॉर्नर्स को ज्वाइंट करने वाली रेखा, ये विकर्ण कहलाती है। ठीक है, डायगोनल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये आपका दूसरा डायगोनल है। जैसे ही हमने दूसरा डायगोनल जैसे ही हमने दूसरा डायगोनल खींचा, आप यहाँ पे देख रहे हो एक पॉइंट पे ये कट हुआ। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, ये इस वाले पॉइंट पे ये कट हुआ। देखिए ये वाला पॉइंट जहाँ पे हम रेड से दिखा रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट क्या है, कट पॉइंट है।
ये पॉइंट क्या होता है, जी होता है। यही पॉइंट आपका क्या है, जी है। अगर इसको हम यहाँ पे दिखाएं, ये पॉइंट क्या है, जी है। ठीक है, हमने इसमें दिखा रखा है ऑलरेडी, कुछ ये घबराने की बात नहीं है कि इसमें नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए इस पॉइंट में आप देखिए, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी हमने दिखा रखा है, ये आपका जी है। ठीक है, तो अब आयत में पता है कि आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, समान होती, समान होती है। अगर ये आपका 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। और 8 ये मीटर और ये और ये दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर ये 4 मीटर है समान तो होती, ये भी क्या होगा, 4 मीटर होगा। ठीक है, तो ये जो जी होता है ये दोनों के मध्य पे होता है। जैसे अगर ये 8 था तो यहाँ से कितना पे आएगा, ये 4 पे। ठीक है, अगर आप विकर्ण नहीं भी निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल पॉइंट पर अगर चेक करेंगे तो ये आपका 4 पे ही क्रॉस करता है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मध्य बिंदु पे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करेगा, फिर है आपका ये। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला अगर 4 मीटर था तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये कितना पे आएगा, 2 पे आएगा। ठीक है, तो दोनों का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। इस मिड पॉइंट से एक लाइन आप खींच दीजिए ऐसे, और इस मिड पॉइंट पे एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, यही पे क्रॉस करेगा, इसी लाइन से गुजरेगा, इसी पॉइंट से, एकदम गारंटीड, आप करके देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट, कोई लोग और आगे हमको ऐड करते। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया जी। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको डायमेंशन दिया हुआ है तो आसानी से आप आयत का क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सभी लोग। जी सर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपका चैप्टर है ये 6 घंटे में फिनिश होगा, 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे। हाँ, सिर्फ 40 मिनट का ही बाउंडेशन है, 40 मिनट में ऑटोमेटिक स्टॉप हो जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कहीं आगे चला जाए तो चला जाए। ठीक है, लेकिन आज पता नहीं, आज से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जूम पे। पहले तो चल जा रहा था लेकिन आज 40 मिनट पर ऑटोमेटिक स्टॉप कर दे रहा है, क्योंकि बहुत लोग यूज सर कर। कितने बजे से शुरू किया था? अभी शुरू किए हैं, 10 मिनट, कितना देर हो रहा है, 20 मिनट हो गया चालू हुए। ठीक है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं निकला है अभी, बस डिफिनेशन निकला है सेंट्रॉइड का कि सेंट्रॉइड होता क्या है। पूरा का पूरा बॉडी का जो मास होता है, बॉडी की किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। मतलब क्या है कि उस पॉइंट पूरे मास, संतुलित होता है। हाँ संतुलित होता है, पूरे मास का एक केंद्र होता है, कंसंट्रेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास जी कहलाता है, वही सेंट्रॉइड है। ठीक है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, उसी को अर्थ अपने तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, जी। अब एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का केंद्रक है, उस कटान बिंदु पर क्या, कौन सा कटान बिंदु, जो आपका मध्यिका है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं, कोई आया अभी, ऐड कर दो। ठीक है, एक त्रिभुज का केंद्रक उस कटान बिंदु पर होता है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, यानी भुजाओं के मध्य, माध्यिका मतलब क्या होता है, त्रिभुज के, हमने उस माध्यिका का भी डिफिनेशन अपने स्लाइड में लिख रखा है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं यानी भुजाओं के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले कॉर्नर के पॉइंट से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। आपको पता है, अगर कभी ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ज्योमेट्री में ये सब चीजें आएंगी। मेंसुरेशन पढ़ना भी है आप लोग के सिलेबस में, तो मेंसुरेशन का देखते हैं, कभी हम नोट्स बनाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु को उसके सामने वाले कोनों से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है, तब तीनों भुजाओं से रेखा प्राप्त करने पर एक कटान बिंदु प्राप्त होता है। जैसे आयत में डायगोनल्स को आपने पहला मिलाया था, जैसे ही दूसरा डायगोनल मिलाया उसने उसको कट किया, इस पॉइंट पर कट किया, वो सेंट्रॉइड आयत के लिए। उसी तरीके से जब तीनों माध्यिका आप ड्रॉ कर लेते हो सामने वाले कॉर्नर पॉइंट से, तो एक बिंदु पे कटती है, जिस बिंदु पे वो कटती है वह त्रिभुज का क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। क्लियर है, सेंट्रॉइड। मतलब जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मैं इतने प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और इतने तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा कि किसी भी लेवल के एग्जाम में किसी को कोई दिक्कत नहीं, गारंटी है।
ठीक है। और अगर सर वो 90 डिग्री का हो, मतलब समकोण हो तो? क्या चीज? समकोण हो, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण तो कोई क्या दिक्कत है, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, ये जो माध्यिका है, माध्यिका होगी कि नहीं होगी? होगी। माध्यिका जहाँ पे कटेगी वो सेंट्रॉइड होगा। दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। आप कोई अनसिमेट्रिकल बॉडी भी बनाएंगे ज्वाइंट करके, जैसे दो आयत को मिला के बना दे, कोई सेक्शन बना दे, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकता है? बॉडी के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो होगा। जी। अभी 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 ज्यादा दूर ना जाएं, हर तरह के प्रॉब्लम में कराओ, ठीक है। समकोण त्रिभुज का भी एक प्रॉब्लम हम ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ठीक है। तो अभी चूंकि जी 6 घंटे का मैंने पहले ही बताया है, 6 घंटे का लेक्चर है, तो थोड़ा सा अभी धैर्य रखिए, और धीरे धीरे अगर हम चीज़ों को आगे ले चलेंगे तो सबके लिए आसानी होगी, क्योंकि और भी लोग हैं और चीज़ों को ग्रैस्प करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो अभी बस हल्का सा है ये सब, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा जहाँ से हम प्रॉब्लम में घुसेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप तब ज्यादा सक्षम हो पाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने में जब आप स्वयं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालेंगे अपने कैलकुलेशन, ठीक है। तब आपको दिखेगा कि ये बॉडी ऐसी थी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। जी। उसके लिए घबराने की बात नहीं है और सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, इसका पहले से थोड़ा छूट भी रहा है, वो भी वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप क्लास में रहे, क्योंकि प्रॉब्लम जब सॉल्व होना है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के टाइम जी। पे आपको आप डाउट सामने पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे क्या दिक्कत होगी कि आप पूछ नहीं पाएंगे, आप सिर्फ देख पाएंगे, अगर कोई दूसरा कोई डाउट पूछा है तो ही आप समझ पाएंगे, तो नहीं पाएंगे। ऑनलाइन में क्या होगा, जैसे मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आगे प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम लूंगा, आपको दिक्कत होगी, आप वहीं पे पूछेंगे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको दूर करें, ये फायदे हो, ठीक है। जी। चलिए नेक्स्ट आइए। अर्धवृत्त का है, ये सारी चीज आप पढ़ लीजिए आराम से, ये स्लाइड हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। इसमें बताने लायक कोई चीज नहीं है, ऑलरेडी फिगर ड्रॉ किया हुआ है और कहाँ पे सेंट्रॉइड होगा वो दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपके ये अर्धवृत्त का आधा भाग है, इसका 4r/3 जो उसका सेंटर होता है अर्धवृत्त का, उससे 4r/3 पे सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। उसी तरीके से जी। अर्धगोले का दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। ये गोले का गुरुत्व जो होता है वो उसके मेन सेंटर पे होता है, यानी d/2, जो उसका डायमीटर है उसका आधा कर दीजिए, वो d/2 पे, ठीक है। ये गोले का एक खंड है, मतलब ये क्या है, उसका एक पार्ट है, उसका इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा, हालांकि आएगा नहीं, ये बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन हो गया आपका, 6 नंबर तक क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ITI वगैरह लेवल में, 6 नंबर से अधिक क्वेश्चन आपके पास नहीं है। ये हमने एक्सट्रीम कंडीशन दे दिया है कि कभी कभी गोला का खंड पूछ दिया तो, लेकिन आज तक ऐसा पूछा नहीं। तो पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना जानेंगे, सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, उसके कंसेप्ट को बड़े बड़े प्रॉब्लम लेकर सॉल्व करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे 500 क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि जो आपका इसरो NTPC, ठीक है, आपका भारत सरकार का जो और डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम्स होते हैं ITI लेवल के, पार्टिकुलर इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को मैंने छांटा है, उसमें अलग से 200 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, तो टोटल 500 का मैंने सेट बनाया है। तो जब मेरा पूरा का पूरा थ्योरी हो जाएगा तो मैं उस क्वेश्चन को डालूंगा, उस पर आपका। अब आगे आते हैं, सेकेंड डायमेंशनल जो आपका फिगर होता है उसका विधि क्या है निकालने, मेथड क्या है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपके दो बॉडी ज्वाइंट हो जाते हैं, उस तरह की बॉडी में हम कैसे सेंट्रॉइड को निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा एक आयत होगा, आप आसानी से निकाल लेंगे उसका, दोनों का मध्य बिंदु कर देंगे, लंबाई के मध्य बिंदु, चौड़ाई के मध्य बिंदु, जो उसका सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। सर आवाज फंस रही है। अभी सही है आवाज? अभी आवाज ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, बहुत लोग जो बोल रहे हैं ना, गाड़ी उड़ी की आवाज आ रही है, इस कारण से डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि आपसे डाउट पूछना है तो मैं आपको म्यूट यहाँ से अनम्यूट कर, अभी आप पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, तो फिर डिस्टर्बेंस आएगा, आप किसी को समझ लीजिए। तो जैसे कि दो तरह की, जैसे एक आयत होगा अगर, तो एक आयत का आप आराम से निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज होगा आप आराम से निकाल सकते हैं, एक अर्धगोला होगा आप आराम से बता सकते हैं कि सेंट्रॉइड कहाँ पे है, ठीक है।
ये सारे फॉर्मूला आपको हैं, आप आराम से, अगर नहीं भी समझ रहे हैं, रट गए हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 आयत को मिला के एक सेक्शन बनाते, 3 आयत को मिला के एक सेक्शन बनाते, एक आयत और एक त्रिभुज को मिला के एक सेक्शन बनाते, एक बना सकते हैं ना, ज्वाइंट कर दिए दोनों को, अब वो एक बॉडी हो गई। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसका सेंट्रॉइड अब निकाल, तो कैसे निकाल? ठीक है, तो इस चीज को समझना काफी जरूरी है, इस चीज को हम अब डिस्कस करें। ठीक है, इसको डाउट हो रहा है? डाउट किसको हो रहा है? हेलो, कोई डाउट नहीं है सर, आगे बताइए। कुछ लोग राय अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। ठीक है चलिए, मैंने म्यूट इसलिए किया है कि आपकी तरफ से जो सराउंडिंग का साउंड आ रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है, इस कारण से मैंने म्यूट किया है कुछ लोग। ठीक है, मुझे लगेगा जहाँ पे जी पूछना है मैं ऑटोमेटिक आपको अनम्यूट कर दूँ, घबराने की बात नहीं है, आप आराम से बने रहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है 2 डायमेंशनल ज्यामितीय आकृति, जैसे कि आपका टी सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन है, एल सेक्शन है, आदि में केवल क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि पहले की स्लाइड में आपको बताया गया, ऐसे आकृति का केंद्र उसी तरह पता लगाया जाता है जैसे ठोस वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का हम पता लगाते हैं। ऐसे आकृति के क्षेत्रफल का जो केंद्र होता है, जो उसके एरिया का जो सेंटर होता है, उसको सेंट्रॉइड केंद्र के रूप में, और वो किसके सापेक्ष होता है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र के सापेक्ष होता है। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। जी एक में सेंटर ऑफ मास होता है, एक में क्या होता है? सेंटर ऑफ एरिया होता है। सेंटर ऑफ एरिया सेंट्रॉइड के नाम से जाना जाता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के समझ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे किताब में तो क्या है कि एक दूसरे को कहीं यूज किया है, मतलब सर, लेकिन जो, सर हाँ एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ। मेरा जो कहने का मतलब है, कंसेप्ट क्या है, सेंटर ऑफ एरिया ये क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है, और सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो रेफरेंस बुक में जैसा दिया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा कि पहले से सेंटर ऑफ मास की जगह पे उसका यूज कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह पे उसका यूज कर रहा है। हाँ बताओ जितेंद्र, आप बताओ। मतलब सर कहा जा सकता है कि जो सेंट्रॉइड है ये प्लेन के लिए है और वो सॉलिड के लिए है। हाँ, क्या है? लेकिन आप अगर एक दूसरे के विपरीत भी यूज कर लोगे तो गलत नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट एक है, जी दोनों की निकालने की विधियां एक है। आप निकालोगे उसी जी पॉइंट पे, आप निकाल रहे हो सेंटर ऑफ एरिया, लेकिन वो निकल रहा है सेंटर ऑफ मास की तरह। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस पॉइंट ही है। तो दोनों का कंसेप्ट एक होने के कारण क्या होता है कि आंसर्स गलत नहीं होते हैं, लेकिन दोनों दो शब्द हैं, दोनों के दो मीनिंग है, लेकिन आप यूज कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, आगे जी चले, आगे चले। जी 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 अब जैसे कि हम माने कि कोई दो डायमेंशनल दो आयत को मिला के एक बॉडी बन गई है, जैसे कि आई सेक्शन हो सकता है, सी सेक्शन हो सकता है, एक चैनल हो सकता है जो सी टाइप का चैनल आता है। ठीक है, उसमें आपके क्या होता है, 2-3 तरह के आयत हो सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। चलिए, ठीक है, तो हमने उस जो बॉडी है, जो कंबाइंड बॉडी है, उसके सेंटर वाइड जो हमको निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट हम मान लिया। क्या मान लिया? एक को एक्स बार, दूसरे को वाई बार। ठीक है, क्योंकि अब बहुत लोग आएंगे सर बार क्यों माना, सिर्फ एक्स और वाई क्यों नहीं माना? तो एक्स वाई इसलिए नहीं माना मेरे बाबू, क्योंकि उसमें 2-3 तरह के आयत हैं, उसका भी तो सेंट्रॉइड होगा। समझ रहे हो बात को? जी जी उसमें प्रत्येक का अपना सेंट्रॉइड होगा, उसको हम एक्स से दिखाएंगे। अगर इसको भी एक्स मान लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बार माना कि बिल्कुल अलग राशि दिखेगी। ये एक्स बार क्या है? ये पूरे होल आकृति, जो पूरा का पूरा डायमेंशन है, उसके लिए ये क्या है? नया सेंट्रॉइड का केंद्र। जो 2-3 तरह की आयत, 2-3 तरह के वर्ग, 2-3 तरह के त्रिभुज से मिलने के बाद एक कंबाइंड बॉडी बनी है, इसका जो नया सेंट्रॉइड बना है, उस सेंट्रॉइड का क्या है? कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि अभी हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, 2 ही कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, और आपको पढ़ना भी 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आपको पढ़ना भी नहीं। ठीक है, तो उसका हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हमने माना वाई बार। ठीक है, अब देखिए,
हमने लिखा है यहाँ पे, माना कि x बार y बार किसी टू डायमेंशनल द्विआयामी ज्यामितीय आकृति का केंद्रक है। हम निम्न सूत्र का प्रयोग करके ज्यामितीय आकृति जैसे कि टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन आदि, आदि का मतलब और भी बहुत सारा है, ठीक है। एक आयत, एक त्रिभुज मिल सकता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2-3 तरह के सेक्शन को यहाँ पे नॉमिनेट किया है बस, ठीक है। चलिए, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस एल सो ऑन। ये क्या है, 1 2 3 बॉडी के लिए है, मतलब 3 तरह की कोई बॉडी है। पहले का एरिया, पहले का सेंट्रॉइड पॉइंट, चलिए ठीक है। मतलब A1 क्या है, पहले बॉडी का एरिया है, x1 क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट है, A2 क्या है, दूसरे बॉडी का एरिया है, x2 क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का, A3 क्या है, तीसरे बॉडी का एरिया है, x3 क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है। अगर चौथी बॉडी होगी तो A4 x4, पांचवी बॉडी भी होगी तो A5 x5, लेकिन होगा नहीं। आपको मैक्सिमम 2 से 3 तक से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी के कॉम्बिनेशन है, हम इस तरह से उसको तोड़ तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, उसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट, जी वाई कोऑर्डिनेट कैसे, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3, ठीक है, और नीचे में सबके एरिया से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें A1 A2 था, इसी तरह से A1 प्लस A2 प्लस A, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे A1 A2 A3 आदि वे क्षेत्रफल हैं जिनमें पूरे ज्यामितीय आकृति को विभाजित है। मतलब क्या है कि अगर 3 आयत थे तो उसको 1 2 3, पहले का A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3 लिखा हुआ है। हम यहाँ बता भी रहे हैं, स्लाइड में मैंने पूरी कोशिश की है कि लिख दूं, कोई वीडियो ना भी देखे तो पढ़ के समझने का प्रयास, ठीक है। तो x1 x2 उसका x एक्स पे जो कोऑर्डिनेट है वो है, y1 y2 y y एक्सिस पे जो उसका कोऑर्डिनेट है वो है, ठीक है। हाँ, एक चीज नीचे ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे नोट में लिखा है, यहाँ पे पढ़िए नोट में क्या लिखा है। उपरोक्त सूत्र का उपयोग करते समय, कान खोल के सुनिएगा अगर देख ना पाए, उपरोक्त सूत्र का उपयोग करते समय x1 x2 x3 या y1 y2 y3 या x और y को समान अक्ष के संदर्भ में, मतलब क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हम एक समान अक्ष मानते हैं, मतलब क्या है, एक रेफरेंस प्लेन मानते हैं, उसी रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग ही सारे रीडिंग लेंगे, ठीक है। कौन कितना दूर है, किससे जी कितना दूर है, वो सब उसी रेफरेंस प्लेन को, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं, वही वो बोल रहा है नोट। भूल मत जाना, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, तो आंसर मिलेगा नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा फॉर्मूला लगाने से। फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, उसके लिए ये नोट मैंने लिखा है, ठीक है। एक स्पष्ट लिख दिया है, समान अक्ष के संदर्भ में और एक ही ओर मापा जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में मापा जाएगा। अगर दूसरे डायरेक्शन में भी लाई कर रहा है, अगर बी से डिवाइड किया हो दूसरे डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो अगर इधर पॉजिटिव लिए हो तो फिर क्या लोगे, निगेटिव, निगेटिव। डायरेक्शन डायरेक्शन बदलना। प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, अब धैर्य रखिए, बहुत लोगों को बाउंस कर रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, बहुत लोगों को बाउंस कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सब लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, देखिए अब आइए इसमें हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, पता नहीं कहीं बंद ना हो जाए, फिर भी देखिए तो सॉल्व कोशिश करते हैं।
तो फिर तो ऑनलाइन दोबारा प्रोसीड करते हैं। एक आपका क्वेश्चन है वो है एक 100 मिमी और एक 150 मिमी। कोई थोड़ा आवाज मत करो यार, बहुत लोग का आवाज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज आप थोड़ा शांति बनाए रखिए अपनी तरफ। एक 100 मिमी, एक 150 मिमी, एक 30 मिमी टी अनुभाग के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र निकाले। ठीक है, मतलब क्या है, एक टी सेक्शन दिया हुआ है, देखिए टी सेक्शन। ठीक है, इसका आपको जी डायमेंशन सब दिया हुआ है, डायमेंशन यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा सब। ठीक है, जी इसका बोल रहा है कि सेंट्रॉइड निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए हैं, फॉर्मूला तो पता है सब लोगों को, एक्स बार और वाई बार का, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है आपका a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 बाई a1 a2 प्लस a3। ठीक है, लेकिन उसको लिए मैंने एक नोट लिखा था। क्या नोट लिखा था कि बनाने के पहले एक रेफरेंस पॉइंट मानना है, बताए थे। जी हाँ, तो सबसे पहले क्या है, हमने देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है हमने, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह टी सेक्शन वाई एक्स के सिमेट्रिकल है। मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस है वाई एक्सिस, इस पे ये रेड बटन घूम कर रहा है स्पॉटलाइट। ठीक है, ये वाई एक्सिस। जी सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से अगर इस टी सेक्शन को हम यहाँ पे मोड़ दें तो ये पूरा का पूरा घूम के इसके ऊपर बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। जी समझ में आ रहा है बात। जी सिमेट्रिकल का मतलब वही होता है कि अगर उसको आप फोल्ड कर दे, उसके मिडिल पॉइंट से बाइसेक्ट कर दे, तो एक सिरा दूसरे सिरा पे पूरा का पूरा आके बैठ जाए। ठीक है, हम्म, जब पूरा सिरा उस पर बैठ जाएगा, ठीक है, जब पूरा सिरा उस पर बैठ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या नहीं आएगी, आपको नीचे वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखेगा, ठीक, आपको ऊपर वाला दिखेगा, आपको लगेगा आधा ही है, ये पूरा नहीं। ठीक जी है, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, जिस भी एक्सिस से ये हो रहा है उस एक्सिस के सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ। यानी हाँ, जिस यानी वाई एच के सिमेट्रिकल है। हाँ हाँ, जैसे मान लो यहाँ एक्स था, ये एक्स वाला है लाइन जहाँ पे मेरा लाइट घूम रही है, ये एक्स का है। लेकिन एक्स से अगर इसको मोड़ेंगे तो क्या छिपेगा, एक पार्ट नहीं छिपेगा। नहीं छिपेगा नहीं ठीक है, छिपेगा। तो इसलिए ये एक्स के जी सिमेट्रिकल नहीं है, ये किसके सिमेट्रिकल है, वाई के सिमेट्रिकल। वाई के। ठीक है, तो ये वाई के सिमेट्रिकल हमने रेड लाइन से दिखाया है बीच में। यहाँ से यदि मोड़ दें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट पे पूरा का पूरा छिप जाए। तो वही हमने लिखा है, जी जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह टी सेक्शन वाई एक्स के वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, इसीलिए इसका केंद्रक जो होगा इसी अक्ष पर। मतलब इतना हमको कंफर्म हो गया, अभी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हमको पता चल गया कि सेंट्रॉइड इसी पे कहीं होगा, मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। अब कहाँ होगा वो हमको जी सॉल्व कर। तो सिमेट्रिकल बॉडी की एक खासियत है कि जो उसका बाइसेक्टिंग एक्सिस है उसी एक्सिस पे क्या होगा, उसका उसका सेंट्रॉइड केंद्रक होगा। केंद्रक होगा। मतलब बिना निकाले आप बता दीजिए कि इस एक्सिस पे है। अब कहाँ है उसके लिए जी सॉल्व कर। ठीक है, अब आते हैं जी हम इस सेक्शन को, दो आयत दिख रहा है, एक आयत ये वाला यहाँ से लाइट स्टार्ट हुई और ये वाली आयत, मतलब कौन सा, ए बी सी एच। ए बी सी एच, वेरी ए बी सी एच। और दूसरा लिखे है डी ई एफ जी, ये डी ई एफ जी। क्लियर है, कोई डाउट। ये नो पूरे डाउट। सेक्शन को दो आयत में हमने बांट दिया। ठीक है, वही लिखा है हमने यहाँ पे, जी लिख दिया है हिंदी में, दो आयत ए बी सी एच और डी ई एफ जी में बांट लेते हैं। ताकि क्यों बांट रहे हैं वो भी लिख दिया है हमने रीजन, पहले तो बता ही रहे हैं फिर भी बता रहे हैं दोबारा से क्वेश्चन में भी, ताकि चीजों को समझ में आए आप लोग, ताकि बारी बारी प्रयोग करके, ठीक है, बारी बारी ये आपका जो दोनों आयत, चलिए लगता है ये आउट ऑफ टाइम हो रहा है। ठीक है, आज इतना पे स्टॉप करना पड़ेगा हम लोग को, फिर देखते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जी सर। सर टाइम नहीं बढ़ सकता है इसका। तो लिखे तो हैं, तो शायद बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक है, चलो अच्छा हुआ बढ़ गया। वेरी गुड। चलिए, तो हमने लिखा है ताकि बारी बारी से हम क्यों बांटे हैं इसको दो भाग में, ताकि बारी बारी से इसका एरिया निकाल लें, इसका सेंट्रॉइड निकाल लें। ठीक है, इस वाले का, पहले वाले आयत का सेंट्रॉइड और पहले वाले आयत का एरिया, उसी तरीके से दूसरे वाले आयत का सेंट्रॉइड और एरिया, दोनों को हम बारी बारी से निकाल।
ठीक है। जी ठीक है, चलो देखिए, तो हम पहले आयत में अब आते हैं। आयत ABCH, ये वाले पहले वाले आयत, इस वाले आयत, ठीक है, ABCH में लिखा है आयत। ठीक है। दूसरी चीज की हमने एक रेफरेंस पॉइंट मानना था, ये भी बताया था आपको हमने। तो हमने सबसे बॉटम पॉइंट FE को रेफरेंस माना, इसको मान लिया रेफरेंस FE को। कोशिश करना है हमेशा आपको एक नीचे वाले बॉटम से ही रेफरेंस मानना। आप चाहे तो ऊपर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर भी रेफरेंस मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि नीचे से सॉल्व करें। ठीक है, तो आसानी होती है कैलकुलेशन में, बाद में बताएंगे ऐसा क्यों करते। ये देखिए, हमने FE हमने लिखा है सेक्शन के निचले हिस्से FE को रेफरेंस अक्ष मानते हैं। ठीक है, इसको हमने रेफरेंस अक्ष मान लिया, रेफरेंस मान लिया। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस हमारा अब यही है। हम सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, FE से निकालेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, भूलना नहीं। ये नहीं कि इस आयत के लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमको सिर्फ यही दिखाई दे, नहीं, हमको ये पूरा का पूरा आकृति दिखना चाहिए। और हमारा रेफरेंस पॉइंट FE है, ये वाला लाइन है जहाँ पे ये रेड लाइट घूम रही है। इसी लाइट, इस जो लाइन है, यहाँ से हमने रेफरेंस एक्सिस माना है, और यहीं से हम सारे के सारे डायमेंशन लेंगे अपने कैलकुलेशन। अब आते हैं ABCH आयत। आयत ABCH में A1 क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। जी ठीक है, तो लंबाई कितनी है इसकी, 100, 100 और चौड़ाई 30 mm। 30 mm। तो 100 इंटू 30, 3000 mm²। कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब हमको पता है इसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रॉइड का होगा कि नहीं होगा। होगा। ठीक है, तो हमको ये पता है कि ये बॉडी जो है किसके सिमेट्रिकल है, कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है, Y। वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ Y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको कि पता ये नहीं करना है कि ये बॉडी कहाँ पे लाई कर रही है, हमको पता है, हमको लाइन पता है कि ये पूरे के पूरे इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमको बस डिस्टेंस निकालना है वाले से कितना अंदर। ठीक है, एक्स तो पता चल गया ना। अगर हमको ये पता नहीं होता कि ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से पता चलता है, ए से लेके यहाँ तक, यही एक्स कोऑर्डिनेट है ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए से लेके यहाँ तक की दूरी, एक्सिस की दूरी, यही तो है। जी। सेंट्रोइडल एक्सिस तो यही है हमारा। तो इसमें एक्स हम्म। कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ है, ए से लेके यहाँ तक दूरी, यही आपका Y। तो हमको ये दूरी क्यों निकालें, ये दूरी अगर हम निकालेंगे भी, अगर यहाँ पे हम x1 निकाल के देख लो क्वेश्चन में, जो तुम्हारा फॉर्मूला है उससे निकाल के देख लो, x1 तुम्हारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 50 आ जाएगा। निकाल के चेक कर लो, कभी बाद में चेक कर लेना, ये वीडियो समाप्त होने के बाद 50 आएगा, क्योंकि पहले से पता है कि सिमेट्रिकल बॉडी है। आना ही उसको तो मतलब नहीं है निकालने का, अननेसेसरी परिश्रम होगा निकाल के। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या निकालेंगे, वाई वाला निकालेंगे, एक्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, जी। हमने वाई निकाला, Y1 कैसे निकालेंगे, ये पूरा का पूरा हाइट कितना दिया हुआ है, 150 mm। 150 है। हमको पता है इस आयत का जो सेंट्रॉइड होगा इसकी चौड़ाई के बीच में होगा, यानी 30 है तो 15 पे होगा। ठीक है, जी। लेकिन 15 तो लिख नहीं सकते हैं, 15 कहाँ से है, यहाँ से सी से 15 होगा ना सेंटर। लेकिन मेरा एक्सिस जी। क्या है, रेफरेंस एक्सिस क्या है, FE। तो FE से इसका डिस्टेंस निकालना है, इस वाले पॉइंट। ठीक है, मतलब इसको ध्यान से समझिए, कहाँ से निकालना है, FE से, मतलब ये FE है, यहाँ से हमको निकालना है इसका डिस्टेंस, ये यहाँ। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। जी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हम्म। के मिडिल में होगा, ये वाला डिस्टेंस। जी। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस निकलेगा और पूरा का पूरा 150। और हमको पता है चूंकि आयत आयत है, तो आयत का सेंट्रॉइड उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों के मिडिल में होता है। तो चौड़ाई कितनी थी, 30। जी। तो 30 को हमने 2 से भाग वो कर, 15। तो 15, 30/2। 150 में से हमने इसको घटा लिया तो निकल गया हमको ये हाइट कितना आ गया, 135। कोई दिक्कत, ये हाइट 135 हेलो निकाल, ये हाइट 135 निकालने में दिक्कत किसी को, सर, 135 या 165? 135 ना, हाँ, 135, 35। जी जी जी। पूरा
पूरा 150 है ना बाबू? जी जी समझ गए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, इसको delete करते हैं। अब आते हैं आयत डी ई एफ सी। पहले आयत का काम हो गया मेरा, हमको A1 भी निकल जी गया और Y1 भी निकल गया, दो ही चीज निकालना था। अब आते हैं आयत डी ई एफ सी, ठीक है, ए वाला इस आयत, ठीक है। इस आयत में ए टू मतलब एरिया, इसकी लंबाई कितनी है बताओ? आयत डी ई एफ जी में लंबाई कितनी है? 120। 120 कैसे निकाले? 150 में से 30 माइनस कर दिया है। क्योंकि 30 इसका तो हम इस आयत का काम हो चुका है, और हम जो दूसरा जी आयत है कौन सा लिए हैं? डी ई एफ जी, इस वाले आयत से। जी और यहाँ से जी हाइट क्या होगी? ठीक है, ये 150 में ये घटाएंगे, ठीक है, इसमें से ये घटा 30। देंगे तो ये वाली हाइट निकल जाएगी, ठीक है, ये वाली हाइट निकल जाएगी, जी है कि नहीं? तो आपने निकाल लिया 130, जी और इसकी चौड़ाई कितनी है दिया हुआ है? 30 mm। 130 में 30 कितना हो जाएगा? 3600 mm, ठीक है। तो दूसरे वाले आयत का भी आपका एरिया दिया, कोई दिक्कत? नहीं। अब y2 कैसे निकालेंगे? वही रेफरेंस प्लेन पे जाएंगे, एफ ई पे। हमेशा जब भी y1 y2 x1 x2 कुछ भी निकालेंगे, आप हमेशा कहाँ से लेंगे? रेफरेंस से लेंगे। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, लिखा भी है, बार बार चिल्ला के बता दूँ। तो y2 इसकी ये पूरी हाइट कितनी है बताओ? ये पूरी चौड़ाई कितनी है इसकी? ये हाइट 120 अभी बताए थे ना। जी यहाँ से यहाँ कितनी थी? अरे एफ से लेके जी तक डिस्टेंस कितना था? 120। 120, और एक इसका 120 के आधे पे होगा सेंट्रॉइड। जी अरे एक आयत है ना ये, इसका सेंट्रॉइड जी कहाँ? जी 60 पे। 60 पे होगा, तो 120 को 2 से डिवाइड जी करके 60, इसका भी सेंट्रॉइड निकल गया। कितने पाया इसका सेंट्रॉइड? 60। यानी पहले वाले आयत का सेंट्रॉइड कितना पाया? 135 mm पे। कहाँ से? नीचे से, एफी से। यहाँ से 135 mm, यानी कुछ यहाँ पे इस वाले पॉइंट, ठीक है। जी जी ये आपका एक ए वाला पॉइंट आया, जहाँ पे साइन का निशान है, और एक करीब यहाँ पे आया आपका मिडिल, ठीक है। ये दो जो साइन जी का निशान देख रहे हैं, ये दोनों क्या है? सेंट्रॉइड है, दोनों आयत। सेंट्रॉइड है। ये आयत नंबर 1 का सेंट्रॉइड है, ये आयत नंबर 2 का सेंट्रॉइड। 2 क्लियर है? का। क्लियर है, जी ठीक है। लेकिन हमारा टास्क क्या है? ये कंबाइंड का सेंट्रॉइड कहाँ पे है, इसको निकालना है। ये हमारा टास्क था, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अपने टास्क जी टास्क की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए, हम जानते हैं सी सेक्शन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र और एफी के बीच की दूरी, उसके लिए फॉर्मूला लगाया हमने, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। कुछ लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला जो आपने स्लाइड में दिया है उसमें लिखा था A2 Y3 भी, क्या इसमें कोई तीसरा सेक्शन है? नहीं। नहीं है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर फॉर्मूला वहां पे लिखाया था A1 प्लस Y1 प्लस A2 प्लस Y2 प्लस A3 प्लस Y3, और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो A3 और Y3 को गायब कर दिए। अरे मेरे लाल, A3 होना भी तो चाहिए, किसका एरिया निकालोगे? पूरे के पूरे सेक्शन को तुमने दो पार्ट में बांटा है, तो दो ही का एरिया निकलेगा ना। जी ये डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, आप लोग समझदार हैं काफी। चलिए, तो A1 हम निकाल चुके थे, कितना आया था? 3000। देख लो यहाँ पे A1 कितना आया था? 3000। उसी को 3000। क्लियर पुट कर दिया A1 की जगह पे। Y1 कितना आया था? 3600। हम्म 3600। Y1 कितना आया था? Y1 कितना दिख रहा है? 135 आया था वो। A2 आया था 3600। तो 135 लिख दिया, ठीक है। फिर बीच में प्लस था, प्लस दिया। फिर क्या है? A2, तो A2 कितना था मेरा? 3600। ठीक है, तो 3600 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है? Y2, तो Y2 कितना आया था? 7, 60। तो हमने लिख दिया 7, ठीक है। A1 आया था 3000 और A2 आया था 3600, ठीक है, 3000 प्लस 3600, ठीक है। इसको सॉल्व कर जी दिया,
सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे आया है 94.1 मिमी, यानी 94.1 मिलीमीटर। ठीक है। जी अतः टी सेक्शन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके निचले भाग को हमने क्या माना था, रेफरेंस माना था। EF ये रेफरेंस। ईएफ, एफ ई या ईएफ जो बोल लो, से बाइसेक्टिंग अक्ष पर, मतलब जहां से इसको हमने दो भाग में बांटा था, उस एक्सिस पे 94.1 मिलीमीटर पे क्या होगा, पूरे के पूरे बॉडी का क्या होगा, सेंट्रॉइड। ठीक है। डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, डायग्राम इसको ड्रॉ करके बता रहे हैं। ये एफई से, यही है एफई ना, ये एफई से 94 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे कितना था 120, यहाँ तक आता था ना 120, यानी इससे कुछ जी नीचे आएगा 94, कहाँ आएगा 94, करीब यहाँ आएगा। ठीक है। जी ये जो आपका आया, ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है। ये जो हम अब यहाँ पे फिक्स करने जा रहे हैं, ये किसका सेंट्रॉइड है, ये पूरे टी का। पूरे टी सेक्शन का सेंट्रॉइड। वेरी गुड। ठीक है। कैसे निकला, तो जी फॉर्मूला से। तो अब बताइए, अब मैं सब लोगों को अनम्यूट करूंगा। ठीक है, तेरे तेरे ना कर। डाउट है तो सर इस पे क्वेश्चन भी दीजिए इस पर। एक क्वेश्चन ही तो है, क्या है। हमारे बोले मतलब जान पे अपनी तरफ से आप क्वेश्चन दीजिए, हम लोग उसको लगाकर स्क्रीनशॉट भेजेंगे। हाँ, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन जो है, अभी क्लास खत्म करते हैं, जी तो देख लो, हमने एक सिमेट्रिकल लिया वाई एक्सिस, आप लोग ये देखो, तो हम डायग्राम लेंगे, ठीक है। सर आवाज ही नहीं आ बोलो जितेंद्र। रही। सर सबकी आवाज इसमें आ रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ वही, अब बोलो, अब नहीं आएगी, बोलो। सर कह रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन आप देंगे तो हम लोग उसको लगाकर उसका फोटो खींचकर उसमें डाल देंगे, और क्या आप चेक कीजिएगा कि मतलब सही कर रहे हैं या गलत। सर ये लेक्चर खत्म होने में, वही बोल रहा था इसी बारे से, ये लेक्चर खत्म होने जी के बाद मैं दो जी क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। दो क्वेश्चन मैंने बताया, जी जी इसमें डायग्राम जो था वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल था। ठीक है। जी एक क्वेश्चन हो गया। अभी एक क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, इसमें अब मैं जो डायग्राम लिया हूँ वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल, समझ रहे बात। जी अभी जी जो जी वाई के सिमेट्रिकल था, अब जो है सो एक्स के सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। जी तो ये क्वेश्चन, जी दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा और दो क्वेश्चन मैं दूंगा, जिसमें एक क्वेश्चन वाई के सिमेट्रिकल होगा, एक आपका किसके होगा, एक्स के सिमेट्रिकल होगा। एक्स के। वो दोनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क की तरफ पे रहेगा, जिसको आप सॉल्व करके कल के क्लास से पहले ग्रुप पे सब लोग भेजेंगे अपना स्क्रीनशॉट। जी ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जी कर लेते हैं, उसके क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है। और ग्रुप पे जी क्वेश्चन, जी ग्रुप पे क्वेश्चन देंगे आप। ठीक है। उसको सभी लोग आज जी आराम से सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन बना के फिर अपलोड करेंगे, चाहे नाइट में या कल सुबह। और सर ये वीडियो कहाँ से मतलब मिल सकता है, हम लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा इसका। वीडियो मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो सारी की सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे जा रही है मेरी। ठीक है सर। ठीक है। तो हम लिंक शेयर कर देंगे, वहां पे चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुमको जब भी वहां पे कोई नया वीडियो जी अपलोड करेंगे तो वहां पे देख सकते ठीक है सर। हो। ठीक है। चलो अभी जी नेक्स्ट डिस्कस कर लें। जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप सब लोग देख पा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में वाई के सिमेट्रिकल था, यानी वाई के एक्सिस के अलोंग हम बॉडी को दो भागों में बांटने पे एक भाग दूसरे पे छिप जा रहा था, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिसिटी आपको बताया था कि सिमेट्रिकल क्या होता है, किसको सिमेट्रिकल। यहाँ पे हम देखिए, आप इस एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इस बॉडी को हम दो भाग में इसको मोड़ देंगे तो एक भाग दूसरे पे बिल्कुल चढ़ जाएगा और दिखेगा नहीं नीचे वाला। ऐसा हो रहा है। जी ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन जो है हम वाई के सिमेट्रिकल में आपको दिखाएंगे और एक क्वेश्चन जो है आपको एक्स के सिमेट्रिकल में कराएंगे। एक्स के। तो हम वाई के सिमेट्रिकल में जो क्वेश्चन था वो करा चुके हैं ऑलरेडी, अब एक्स वाला करा देंगे। इसके बाद दो क्वेश्चन हम देंगे आपको ग्रुप पे, इसको आप लोगों को एज असाइनमेंट, एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आज जो आपने इतना समय जो पढ़ा है
ये आप कितना यूटिलाइज करता है, कितना आप ग्रैस्प कर, आप सही में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर। ठीक है, अब आइए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चैनल सेक्शन है, ये चैनल है दिख रहा है आपको, एक चैनल सेक्शन है 100 मिली, 50 मिली, 15 मिली के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र निकाल। एक चैनल दे दिया है, ठीक है, जिसका डायमेंशन 100 है, 50 है और 15 है, और बोला है कि इसका सेंट्रॉइड निकालिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालिए इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जी जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह चैनल सेक्शन एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या जी सर। मतलब है कि उस एक्सिस के अलोंग उस बॉडी को बीच से, उसके मिडिल से बाइसेक्ट करने पे एक पार्ट दूसरे पार्ट पे इस कदर चढ़ जाए ताकि निचला पार्ट ऊपर से ना दिखाई छिप जाए, मतलब पहले वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को ढक ले। ये है सिमेट्रिकल। जिनको सिमेट्रिकल नहीं समझ में आ रहा है उनको बता रहे हैं। ठीक है, वही हमने लिखा है कि एक्स एक्स के सिमेट्रिकल है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे लाइन के लॉन्ग बॉडी को आप मोड़ेंगे तो आपको सिमेट्रिकल आपको दिख जाएगा कि ये बॉडी सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्या है? अगला क्वेश्चन, चुप रहो। कौन आवाज कर रहा है, तो आवाज नहीं सुनना। ठीक है, सब लोग अपने साउंड को थोड़ा सही रखें तो वीडियो भी सही रिकॉर्ड नहीं होगा पाएगा, अगर बाद में देखेंगे ना तो इसमें हल्ला सुनाई देगा। इसलिए सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आवाज बिल्कुल ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मोड में है। जब इसको यूट्यूब पे डालेंगे फिर आप ही में से कोई सुनेगा तो उसको सिर्फ हल्ला सुनाई देगा, सही चीज सुन नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आसपास कुछ चीज़ आपकी हल्ला हो रही है तो आप स्वयं अपने साउंड को म्यूट कर दो, कि बार बार मुझे म्यूट करने में समय बर्बाद हो रहा है, मुझे बार बार सेटिंग में जाना पड़ रहा है, आपको म्यूट करना पड़ रहा है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई अगर हल्ला हो रहा है, ठीक है, चलिए जी चलिए अब इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे कि एक ये वाला रेक्टेंगल है, एक ये आयत है, ठीक है, एक ये वाला आयत है और एक ये वाला आयत, ठीक है। चलिए एक आयत है, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, उसी को हमने लिखा है कि हम इस सेक्शन को 3 आयत में बांट रहे हैं। जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो उसमें 2 ही आयत, 2 ही रेक्टेंगल था, इसमें हमने 3 पार्ट में बांटा है। देखिए पहला आयत है ए बी एफ से, ए बी एफ से, ये वाला आयत पहला नंबर, ये वाला आयत, ठीक है। दूसरा है ई जी के से, ई जी के से, ये वाला आयत, ये जो जिस कलर से है, सबका कलर अलग अलग मैंने रखा है। फिर है सी डी एच के, ये आपका सी डी एच के, ये वाला आयत, लास्ट नंबर 3 नंबर, ठीक है। में बांट लेते हैं ताकि बारी बारी से तीनों आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सके और उनका केंद्रक निकाल पाए, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल, ठीक है। फिर दिए गए सूत्र का प्रयोग करके इसमें a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 तक जाएगा। इसमें सिर्फ a2 x2 नहीं रहेगा क्योंकि इसमें 3 सेक्शन आएंगे, 3 आयत है, ठीक है। अब आते हैं पहले वाले आयत में। पहले हम उसके पहले एक रेफरेंस मानते हैं। जैसे हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, एक रेफरेंस प्लेन लेंगे। जैसे उसमें था वाई के एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल था तो एक्स के अलोंग सबसे नीचे वाले पार्ट में हमने रेफरेंस प्लेन लिया था, ठीक है। इसमें हमने क्या है, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वाई के अलोंग हम रेफरेंस प्लेन लेंगे। रेफरेंस प्लेन हमेशा जिसके सिमेट्रिकल है उसके अपोजिट में ले रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिए। जैसे कि इस सेक्शन के फेस ए सी, मतलब ये सी सेक्शन जो है चैनल है, इसके एसी वाले सेक्शन को हमने मान लिया है रेफरेंस। मतलब क्या है, हमारी सारी की सारी डायमेंशन, सारी की सारी कैलकुलेशन अब इसी वाले लाइन से होगी, ठीक है, सब इसी लाइन से होगी। हेलो,
हाँ सर थोड़ा क्लास ले रहे हैं सर। ऐसा कीजिए सर, आप थोड़ा सा ले लीजिए हाफ के लिए, हम पर आप ले लेते हैं। हाँ हाफ के लिए। सॉरी। ठीक है, ताकि हम उसका निकाल लें। अब आते हैं रेफरेंस, हमने मान लिया ये एसी रेफरेंस था। अब आयत, पहले वाले आयत ए बी एफ जे में आते हैं, ए बी एफ जे में ए वन निकालते हैं। इसमें ए वन कितना है 15। ठीक है, देखो जितेंद्र इसमें कितना है, पहले वाले आयत में लंबाई कितनी है? 50 mm। 50 mm हमने ले लिया, 50 mm। और चौड़ाई कितनी है पहले? जी 15 mm। 15 mm, 50 में 15 ले लिया, 750 mm²। ठीक है, जी तो अब आते हैं इसका x1। इसका x1 कहाँ पे होगा? जिसको नहीं समझ में आएगा वो बताएगा, ठीक है, वो अपना, हमने अनम्यूट किया हुआ है, वो स्वयं से म्यूट कर, अपना कर लेगा वो। ठीक है, जिसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट पूछना है कि आयत का एरिया कैसे निकाल रहे हैं, वो पूछ सकता है। हम टाइम दे रहे हैं, अपना साउंड आप ये कीजिए, एक्टिव कीजिए और पूछिए। आगे बढ़े। जी। तो x1 कैसे होगा? x1 निकालेंगे, इसका कितना है लंबाई? उसका आधा कर देंगे। इसका आधा कर देंगे, 50/2 किए, कितना आ गया? 25। ठीक है, जी 5 mm पे इसका सेंट्रॉइड होगा, यानी यहाँ से 25 mm। अब इसमें इसमें कुछ लोग कहेंगे कि y1 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? y1 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? y1 कितना होता अगर इसका लेते तो? 15 का आधा होता ना, 7.5। 7.5। लेकिन क्यों नहीं निकाल रहे हैं इसमें? क्योंकि y वाली एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है ना, देखो ड्रॉ करके दिखा रहे जी हैं। y लाइन कैसी होगी? ये होगी, ये वाली होगी ना y। जी जी और ये बाइसेक्टिंग एक्सिस हमको कौन सी है? ये है बाइसेक्टिंग एक्स है। एक्स है। तो हमको पहले ही पता जी है सेंट्रॉइड कहाँ है, इस पे है, एक्स। एक्स पे है, क्योंकि एक्स के अलोंग बाइसेक्ट जी हो रहा है। तो हम वाई क्यों निकाले? हमको पता है सेंट्रॉइड इसी कहीं लाइन पे है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, समझ रहे जी बात को? इसलिए हम ये वाला समझ रहे डायमेंशन नहीं निकाल रहे हैं, जैसे हमने पीछे भी नहीं निकाला था। सिमेट्रिकल बॉडी में काफी आसान हो जाता है सेंट्रॉइड निकालना, क्योंकि एक पार्ट तो निकालना ही नहीं है, आप कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, हैं। जी अब आते हैं आयत ई ई के जे में, ई ई के जे में, ये वाला आयत जो गुलाबी कलर से दिख रहा है आपको। ठीक है, इस वाले जी आयत में क्या है? देखिए इस वाले आयत में क्या है? ए टू निकालना है हमको एरिया। बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई कैसे इसका निकालेंगे? लंबाई कितनी होगी सर बताओ? 100 में से 30 घटा देंगे। 100 में से 30 घटा देंगे। क्यों 30 घटाएं? 30 30 क्यों घटाएं? क्योंकि 15 उधर 15 इधर, 2 आयत निकल जाएंगे। 15 ऊपर वाला आयत और 15 नीचे वाला आयत, दोनों का लंबाई घटा जी देंगे, इसकी लंबाई निकल गई, कितनी आ गई? 100 माइनस 30 यानी 70। 70 गुने 15, चौड़ाई कितनी थी? 15, तो 15 mm। 1050 mm²। ठीक है, अब आते हैं इसका x2 निकालो। x2 कितना होगा इसका? इसका x2 कितना होगा? x2 मतलब x के h में देखेंगे तो 15 उसका मतलब चौड़ाई है, तो 15 आधे 15 का आधा, 15 बटे मतलब 7.5। 7.5। जैसे इसका 50 था तो 50 का आधा किए थे। हम सिर्फ x से वाला तो निकाल जी रहे हैं, x का जो x कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट है उसका आधा कर। ठीक है, ऊपर में 50 था, आधा कर जी 25 आया था, इसमें कितना था? 15 ही था, 15 का आधा कर दिया 7.5। ठीक है, अब आते हैं जी दो आयत का कैलकुलेशन आपने निकाल दिया, यानी दोनों का एरिया निकाल लिया, दोनों का सेंट्रॉइड निकाल लिया। ठीक है, लास्ट वाला आयत बचा है जी उसमें। ठीक है, सी डी एच के आयत, पहले वाले की तरह इसका आ जाएगा। आयत सी डी एच के ए थ्री कितना हो जाएगा इसका? बताओ ए थ्री कितना हो जाएगा इसका? लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई इसकी 50 mm होगी और चौड़ाई 15 mm। ठीक, पहले वाले की तरह। ठीक है, तो जी 15 750। और ये बताओ इसका एक्स कितना होगा? इसका भी कितना है? 50। x3 होगा उसका आधा, 50 का आधा 25। 25, इसका भी 50 का आधा। वेरी गुड। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो मेन फॉर्मूला है उसको हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला? हम जी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र और चैनल सेक्शन के लेफ्ट फेस
एसी की दूरी। हमको पता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र किस पे है, इस वाले पॉइंट पे, ये जो हैचिंग लाइन है दिख रहा है, इसी पे कहीं ना कहीं एक्स पे। गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। और इससे दूरी निकालनी है इस वाले फेस से, क्योंकि एसी को क्या माना है हमने, रेफरेंस प्लेन माना है। रेफरेंस माना है जी। तो इस एसी से इसकी दूरी इस पॉइंट पे कितनी दूरी पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमको निकालना है। वही मैंने लिखा है, जी गुरुत्वाकर्षण केंद्र और चैनल सेक्शन के लेफ्ट फेस यानी बाई हिस्सा एसी के बीच की दूरी एक्स बार। एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है, एक्स बार a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा जी 17.8। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अतः चैनल सेक्शन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र सेक्शन के बाइसेक्टिंग अक्ष पे, जहां से सेक्शन को हमने बांटा था, उस अक्ष पे उसके लेफ्ट फेस यानी एसी से, एसी को रेफरेंस माना था, एसी से कितना दूरी पे है, 17.8। मतलब डायग्राम में अगर हम देखें, लेकिन डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे देखो ड्रॉ करके हम बताएंगे कि यहाँ से लेकिन 17.8 देखो बता रहे हैं, यहाँ 15 इतना है, 15 से आगे जी कुछ यहाँ पे, ठीक है, यही आएगा ना 17, जी यानी ये वाला पॉइंट आपका जो है, देखो जहाँ पे रेड पॉइंट घूम रहा है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला जी इस चैनल सेक्शन का सेंट्रॉइड है। अब देखे सेंट्रॉइड जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर भी लाई करता हाँ सर, वही तो हम कंफ्यूज हो रहे थे अभी। है, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि इसी सेक्शन को आप ऐसे वे में नहीं उठा सकते, बिना झुकाए नहीं उठा सकते, ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड बॉडी है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बॉडी के बाहर लाई कर रहा है। बॉडी पे कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसपे जिस पॉइंट से इसको आप उठाएं सीधी रेखा में तो ये बैलेंस की तरह उठे, ऐसा संभव नहीं। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ जी ग्रेविटी बॉडी के बाहर लाई कर सकती है, इसमें डाउट नहीं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, क्या कंपोजिट सेक्शंस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर हो सकती है, हाँ ना कभी नहीं, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप आसानी से उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उड़ा दोगे कि हाँ बन सकते हैं, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया। रट के जाते तो क्वेश्चन नहीं, एक कंसेप्ट से 50 क्वेश्चन बनते। ऑब्जेक्टिव सेशन जब हमारा चालू होगा तो आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप चुटकी में कैसे उसको सॉल्व। ठीक है, जी तो अभी आप देखिए, अब आपका ये खत्म हुआ। हमने एक आपका एक्स पे एक वाई पे दोनों दोनों के सिमेट्रिकल आपके हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैं अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ये दोनों को आप लोग अभी लगाइए, जितनी जल्दी हो सके आप उसको ग्रुप में ही सॉल्यूशन बना के भेजिए। ठीक है, और उसका फाइनल सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे, उससे आप ठीक है। और सर इस ये वीडियो भी डाल दीजिएगा उस पे, मतलब लिंक। हाँ, ये वीडियो हम लिंक डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे जाएगा तो आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, जी जी अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, सब लोग का हम आपका ये कर दिए हैं, साउंड को हम ये कर दिए, अनम्यूट कर दिए। सर, बस ये वीडियो मिल जाए, बस डाउट सब क्लियर है। डाउट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। समझ में आया? समझ गए बहुत अच्छे से। ठीक है? जी ओके।